हेलो एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक की बात करेंगे ये मुझे लगता है हमारे आपसे सबसे रिलेटेड है। हम सब ने देखा है। और अगर आप हर समय किसी एक चीज के बारे में याद करते हो तो आप उसी चीज या उसी एक्सपीरियंस के बारे में याद करते हो। वो एक्सपीरियंस क्या है? वो एक्सपीरियंस है आपका चाइल्डहुड या आपका बचपन। अगर आप क्या कहते हैं, बहुत माइन्यूटली देखेंगे तो आपकी हर दिन की मेमोरी में आपका चाइल्डहुड बेसिकली या आपका बचपन। अगर आप क्या कहते हैं, हर समय एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस देता है, आपको एक नया मोटिवेशन देता है कि आपने बचपन में क्या 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 कहते हैं, आपने अलग अलग क्या एक्सपीरियंस गैदर करे, आपके दोस्त कैसे थे, आपने किस तरीके से क्या कहते हैं अपनी स्कूल लाइफ में अपना जीवन व्यतीत किया। तो ये बहुत तरीके की चीजें हैं जो हम स्कूल्स में देखते हैं। और लेकिन आज की जो लाइफ है, जो पेचीदा मसले हैं स्कूल्स और स्टूडेंट्स और पेरेंटिंग को लेके, हमें एक नजर जरूर रखनी चाहिए या एक डिस्कशन जरूर होना चाहिए आज की डेट में कि किस तरीके से आपका बचपन कंटिन्यू कैरी करता है। और हर समय एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस देता है, आपको एक नया मोटिवेशन देता है कि आपने बचपन में क्या 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 कहते हैं, आपने अलग अलग क्या एक्सपीरियंस गैदर करे, आपके दोस्त कैसे थे, आपने किस तरीके से क्या कुछ गलत कर देंगे तो फिर एक गलत क्या कहते हैं रिमार्क या फीडबैक आपको मिलेगा। और जो बचपन में आपको अलग रिमार्क मिले हैं, फीडबैक मिला है, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग मिली है, तो आप हर समय बचते हैं। एंड ये जो फिनोमिना है दैट इज ऑल्सो हैम्पर यू ऑन योर लीडरशिप रोल्स। बहुत जगह पे वो हैम्पर करती है। ये एक छोटी सी स्टोरी है ये, लेकिन मेंटल हेल्थ का प्रोस्पेक्टिव बहुत बड़ा है। स्कूल, कॉलेज और टीचर्स, पेरेंटिंग, इन सबको इसी चीज को लेके आज हम छोटी सी एक डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हैं क्या कहते हैं साइकोलॉजिस्ट तमन्ना। और तमन्ना इस बारे में बहुत डिटेल में बताएंगी। हेलो तमन्ना। सर। तमन्ना, जो हम मैंने अभी छोटी सी जो स्टोरी बताई उसमें अ, एक छोटा सा एक हमने ये सोचा कि जैसे हम लोग बहुत चीजों से गुजर रहे हैं आज की डेट में, तो एक डिस्कशन स्टार्ट की जाए कि बेसिकली स्कूल्स में आज की डेट में मेंटल हेल्थ का स्टेटस कैसा है, किस तरीके का एनवायरनमेंट है और क्या जरूरतें हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या स्कूल्स के एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम्स आप देख रही हैं आज की डेट में? सर, वैसे सभी बोलते हैं कि हम मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बोलूं तो स्वस्थ मन स्वस्थ जीवन की कुंजी है। अगर हमारा मन स्वस्थ होगा तो हमारा जीवन भी बिल्कुल स्वस्थ होगा और अच्छा होगा। जैसे टीचर्स बोलते हैं कि आई लव माई स्टूडेंट्स, मुझे अपने स्टूडेंट से बहुत प्यार है, पर मैं खुद एग्जॉस्टेड हूँ। मेरे पास बहुत सारा काम है, या मेरे पास बहुत सारा सिलेबस है, मेरी पर्सनल इश्यूज हैं, जिस वजह से बहुत सारे टीचर्स ये हैं कि ये सोचते हैं कि हम बच्चों की मेंटल हेल्थ तो ठीक कर रहे हैं, तो वहां पे एक साइकोलॉजिस्ट की या काउंसलर की क्या नीड है। तो हम्म। टीचर्स को अभी ये समझने की बहुत ज्यादा नीड है कि टीचर्स में और काउंसलर्स में बहुत एक मेजर डिफरेंस होता है। हम्म। लेकिन जो प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे, किस तरीके की प्रॉब्लम आपको ज्यादा नजर आती है स्टूडेंट्स में? सर, स्टूडेंट्स में ये है कि एक ना नेगेटिव थिंकिंग बच्चों ने अपने माइंड में बना ली है। बच्चे स्ट्रेस लेते हैं, जैसे एग्जाम स्ट्रेस हो गया, कि हम्म। उनके अंदर ये है कि मेरे फ्रेंड के मार्क्स में से कैसे ज्यादा आ सकते हैं, हम्म। उसके मार्क्स मेरे से ज्यादा आ गए, मेरे कैसे कम आए। ये बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियल और एजुकेशनल प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे हैं। हम्म। फाइनेंशियल इन सेंस कि वो बच्चे जो है काफी डिप्राइव्ड ग्रुप से आते हैं, कि हम्म। उनके पेरेंट्स उनकी फीस या उनकी बेसिकली डेली नीड जो है उसको वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चे इस चीज को लेके भी काफी मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हैं। और दूसरा क्या है कि इसी रीजन की वजह से बच्चे जो हैं वो सब्सटेंस यूज में भी एक गलत रास्ते पर चले गए हैं, जिस वजह से बच्चों की मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। ओके। जैसे आप बता रहे हैं कि सब्सटेंस यूज, उसके अलावा बहुत अगर
अगर बोलें कि इसमें कुछ ऐसे भी ट्रोमा या क्या कहते हैं क्रिटिकल मेंटल हेल्थ इशू वो भी बच्चे फेस कर रहे हैं। जी सर, बच्चे बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो फेस कर रहे हैं। इवन ट्रॉमेटाइज भी बहुत सारे बच्चे हैं। हम्म। कुछ ये है कि कुछ को ये होता है कि एग्जाम फियर की वजह से बच्चे ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से भी बच्चे काफी ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, हम किससे अपनी बात शेयर करें। हम्म। ओवर थिंकिंग की वजह से बच्चे खुद को बहुत ज्यादा अकेला फील करते हैं। इवन वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में भी जा रहे हैं इस वजह से। लेकिन जैसे अभी वेस्टर्न सोसाइटी की तरफ देखें तो हमारा जो मेंटल हेल्थ का यानी सिस्टम है वो बहुत हद तक ऐसा है कि जिसमें एक बहुत अच्छा सा स्कूल है और उसमें बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जो पेरेंट्स है दे आर टॉकिंग अबाउट एडीएसडी हाइपर एक्टिव बच्चा और बहुत सारी चीजें डिबेट होती हैं। लेकिन क्या जो जो 90% हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली या तो मीडियोकर स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या फिर जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनमें भी क्या ये सब मेंटल हेल्थ के टॉपिक डिस्कस किए जा रहे हैं अभी डेट में या फिर उस तरीके के इशू वहाँ पे भी हैं। नहीं सर, मेंटल हेल्थ के इश्यूज हर जगह जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में तो बहुत अच्छे से इस चीज को डिस्कस किया जाता है। वहाँ पे सिलेबस है बच्चों के लिए जहाँ पे मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दी गई है। इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में काउंसलर्स भी रिप्यूटेड हैं जहाँ पर बच्चों की मेंटल हेल्थ पर वो लोग काम करते हैं। और हम्म। इवन अभी अक्टूबर में 10 ऑफ अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे है। उस टाइम पे अच्छा गवर्नमेंट अच्छा। स्कूल में एक मेंटल हेल्थ वीक पूरा सेलिब्रेट किया जाता है 1 वीक के लिए। हाँ। लेकिन अब इसमें इसमें एक छोटा सा जो पॉइंट है जो मुझे भी लगता है कि और ज्यादा टीचर्स में है कि टीचर्स यानी साइकोलॉजिस्ट तो ठीक है यानी थोड़ा अलग टॉपिक है। लेकिन टीचर्स भी तो साइकोलॉजिस्ट ही हो जाते हैं यानी ज्यादातर टीचर्स ही बोलते हैं हमें साइकोलॉजिस्ट की क्या जरूरत है। और ज्यादातर टीचर्स जो है आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली दे आर वीमेंस तो उन्हें लगता है कि वी आर डूइंग पेरेंटिंग ऑल्सो बच्चे तो हम देख ही रहे हैं। इसमें साइकोलॉजिस्ट अलग क्या देता है। सर, जो टीचर्स हैं वो मेंटल हेल्थ ट्रेन काउंसलर्स नहीं हैं। वो बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर स्ट्रेस है, या बच्चा कुछ अलग फील कर रहा है। बट वो उसको क्योर नहीं कर सकते। वो उसकी पॉजिटिव हैबिट्स को इनकलकेट कर सकते हैं, या हम कहें तो वो पॉजिटिव हैबिट्स को इनकरेज कर सकते हैं। पर जहां हम बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट जो है वो ट्रेंड है। वो बच्चे का असेसमेंट कर सकते हैं और उसको इक्विप कर सकते हैं चीजों के साथ कि जिससे उसका मेंटल हेल्थ उसका ठीक हो। उसको टूल्स के साथ इक्विप कर सकते हैं और उसकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को वो ठीक करते हैं। लेकिन जैसे सपोज कीजिए आप थोड़ा सा और थोड़ा एक्सप्लेन करें इस चीज को कि एक साइकोलॉजिस्ट अगर किसी स्कूल में है और उसमें क्या डिफरेंस रहेगा और एक जो आपका नॉर्मल स्कूल में जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट नहीं है। सर, जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट है वहां पे वो बच्चों के स्ट्रेस को अच्छे से कोप कर सकता है। उसकी मेंटल हेल्थ की लॉन्ग टर्म में हेल्प कर सकता है। उसकी प्रॉब्लम्स को वो ट्रीट कर सकता है। क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट है वो स्पेशलाइज्ड है, काउंसलिंग कर सकता है, डायग्नोसिस कर सकता है और वो ट्रीटमेंट दे सकता है। और जहां पर टीचर है, टीचर सिर्फ एक टॉक दे सकता है बच्चे को। वो बच्चे से बात कर सकता है और बात करने के दौरान मतलब वो बच्चे को सिर्फ एक मेंटल सपोर्ट दे सकता है कि वो उसकी बात सुन सकता है, ना कि उसको कोई एक अलग से, अगर बच्चे को ऐसा फील होता है कि उसे कुछ आई थिंक असेसमेंट की जरूरत है या कुछ भी है, वो एक टीचर नहीं दे सकता, वो सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट दे सकता है। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट आर ट्रेन्ड मेंटल हेल्थ ट्रेनर्स एंड टीचर्स आर नॉट ट्रेन्ड इन मेंटल हेल्थ एरिया। लेकिन अगर जैसे सपोज कीजिए कि किसी बच्चे में एक कोई इशू डिटेक्ट होता है कि दे आइदर ही इज फेसिंग सम ट्रोमा और लाइक बुलिंग और समथिंग ये आज की एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। तो इसमें एक साइकोलॉजिस्ट कैसे उस नीड को एड्रेस करता है और एक टीचर उसको कैसे देखता है अगर आप दोनों के माइंडसेट को थोड़ा बता पाएं।
सर इसमें हम देखेंगे तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो सबसे पहले बच्चे को काम करेगा। उसके बाद उसके असेसमेंट्स को लेगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि बच्चे की इमोशनल नीड्स क्या है, उसको बिहेवियरल इश्यूज क्या है, या उसको कोई भी कॉग्निटिव इश्यूज आ रहे हैं, तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो इस चीज पे काम करेगा। और जहाँ की हम टीचर की देखें, तो टीचर जिन बच्चों ने, जैसे बेसिकली देखा जाता है, जिन बच्चों ने बुली किया है तो उन्हें पनिशमेंट दे सकते हैं टीचर्स। मतलब हम्म। टीचर जो है वो उसकी डीप रूट में नहीं जा सकते। टीचर्स वहां पे तो एक बाम अप्लाई कर सकते हैं बच्चों के ऊपर कि हाँ हमने आपकी हेल्प कर दी। बट जो साइकोलॉजिस्ट है वो एक डीप रूट में जाके और उस चीज को साइकोलॉजिस्ट ठीक कर सकता है। टीचर्स और साइकोलॉजिस्ट के बात करने का तरीका बहुत ज्यादा डिफर होता है। काउंसलर जो है वो बच्चे के साथ बात करता है, उसको असेसमेंट करेगा और हर चीज को वहां पे अंडरस्टैंड करेगा, बच्चे की नीड के हिसाब से करेगा। टीचर जो है, टीचर या तो हो सकता है कि बच्चे को मार दे, हम्म। या उसको डांट दे, हम्म। या हो सकता है वो प्यार से ही क्यों ना समझाए, पर वो बच्चे की उन नीड्स पे काम नहीं कर सकता जिस नीड्स पे एक काउंसलर काम कर सकता है या एक साइकोलॉजिस्ट काम कर सकता है। अच्छा, आज की डेट में जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि और मैं देख भी रहा हूँ, मेरी बेटी खुद 9th क्लास में है और उसके साथ में बहुत बच्चे हैं, और कुछ बच्चों से जैसे मेरा इंटरेक्शन भी होता है आज की डेट में। जैसे हमारे टाइम में क्या होता था कि थोड़ा सा डिफरेंट एटमॉस्फेयर था। पेरेंट्स को बड़ी चिंता थी कि दे आर कि बच्चा किसी तरह से इंजीनियरिंग या डॉक्टरी कर ले, एक इंजीनियर बन जाए, एक डॉक्टर बन जाए। आज की डेट में पेरेंट्स अभी भी चाह रहे हैं कि क्या कहते हैं, कंपटीशन बड़ा हार्ड है, इसलिए कंपटीशन की तैयारी की जाए। लेकिन जो हमारे एज में, जो हमारे पीरियड में था, वो मेंटल हेल्थ का वो टॉपिक नहीं था जो आज के बच्चों में। दे आर वेरी डिप्रेस, और द एंजाइटी लेवल इज वेरी हाई, कि दे आर वेरी कॉन्शियस कि उनका होगा नहीं होगा। जबकि हमारे टाइम में ये था कि ठीक है, आप पढ़िए, बाद में होगा नहीं होगा तो बाद में देखा जाएगा, आप पेरेंट्स तो बीच में बोल ही रहे हैं। लेकिन आज की डेट में आपको बड़ा डिफरेंस लग रहा है कि पीपल, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत प्रेशराइज सिचुएशन में हैं। जी सर। सर पहले क्या होता था कि बच्चों के ऊपर ना एक प्रेशर नहीं था कि हमें करना हम्म। ही करना है। अब हम्म। एक कंपटीशन अराइज हो गया है। जैसे ही सोशल मीडिया जो आया है, सोशल मीडिया हमारे लिए बून भी है और बैन भी है। हम्म। सोशल मीडिया पे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, बट वहां से बच्चों के अंदर ना एक कंपटीशन बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। इवन पेरेंट्स के अंदर भी डेवलप हो गया है। हम्म। पेरेंट्स अब ये करते हैं कि अरे उसके बच्चे ने कर लिया और आप नहीं कर पा रहे हैं। एक कंपटीशन आपस में ही इनमें अराइज हो जाता है, जिस वजह से बच्चा बहुत ज्यादा ओवरबर्डन्ड और स्ट्रेस्ड फील करता है। अच्छा, इसी को अगर हम देखेंगे तो सपोज कि जैसे मैं और मेरी सिस्टर डॉक्टर हैं, जैसे मैंने इंजीनियरिंग करी है। तो जब हमारा सिलेक्शन हुआ था तब यू कैन से हम 10 लोगों को मैक्सिमम जानते थे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हमें पता था कि ठीक है, 10 में से 4 का हुआ, 5 का हुआ, और 2 4 8 लोगों का नहीं हुआ। लेकिन आज की डेट में तो सोशल मीडिया है, तो अगर आपका नहीं हुआ तो मतलब यू आर कॉम्पिटिटिंग विद दिल्ली भी, सोशल मीडिया पे जो चल रहे हैं न्यूज़ उनका भी, आईआईटी भी, यानी बेसिकली जो आप 4 5 लोगों से कंपैरिजन करते थे, आज की डेट में पूरे डिजिटल मीडिया से आप कंपैरिजन कर रहे हैं। जी सर, डिजिटल मीडिया से भी, और इवन कजन है और हाँ। रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, पेरेंट्स, उनके साथ भी बच्चे का कंपैरिजन कर रहे हैं, जिस वजह से बच्चा जो है बहुत ज्यादा लो फील करता है। और समटाइम्स बच्चा सुसाइड भी हम्म। कमिट कर लेता है। जैसे कि पहले बच्चे को माइल्ड एंजाइटी स्टार्ट होती है, अगर हम्म। वो उस एंजाइटी को नहीं फेस कर पा रहा है या पेरेंट्स की उसमें हेल्प नहीं है, तो हम्म। बच्चा कई बार इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है कि वो सुसाइड भी कमिट कर लेता है। हम्म। ये ये चीज तो है कि जो प्रेशर है वो, ये उतना बड़े लेवल का प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी बच्चे के लिए कि वो इस तरीके के कुछ भी अटेम्प्ट करे। अच्छा, दूसरा एक और चीज जो मेरे को थोड़ा नजर आती है कि जो टीचर्स हैं आज की इन्वायरमेंट में, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज सिचुएशन है।
मैं जो देखता हूँ मेरे बच्चों के स्कूल्स में, टीचर आर इंगेज इन लॉट ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज, और उसके बाद फिर उनके पास रिजल्ट का भी प्रेशर है। तो कितना जायज होगा कि वो किसी बच्चे पे उतना फोकस कर पाए? सर क्या है कि बहुत ज्यादा जो है टीचर्स के ऊपर भी प्रेशर है। टीचर्स को क्या है, टीचर्स हमेशा बोलते हैं कि हमें अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं, बट वो भी कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट है कि एक सिलेबस है और एक रन चल रहा है, एक तरीके से कहें तो एक रेस चल रही है कि किस क्लास का रिजल्ट कितना ज्यादा अच्छा आएगा, कौन से टीचर का रिजल्ट अच्छा आएगा, किसका रिजल्ट 100% रहेगा। टीचर्स जो है इस रेस में ज्यादा आ गए हैं। दूसरी बात कि उन लोगों को जो है सिलेबस अपना टाइमली कंप्लीट करना है। उसके अलावा यूटीज हैं, यूटीज चेक करने हैं, और एक बहुत ही प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट हो चुका है। जैसे कि देखा जाए तो टीचर्स को कभी यूडाइस की एंट्री फिल करनी है, कभी ईएमसी आ चुका है, जैसे कि अब तो वो नीव के नाम से आ चुका है, या कभी नक चीपना आ रहा है, जो भी मतलब आ रहा है, तो टीचर्स उसमें बहुत ज्यादा जो है खुद को एक ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, और साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी है। हम्म। तो इसीलिए टीचर्स जो है इतना अच्छे से बच्चों के साथ अब नहीं कर पा रहे हैं जितना वो पहले कर लिया करते थे। और पहले क्लासरूम जो था एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट के साथ था, जैसा कि कहा जाए तो पहले एक क्लासरूम में 20 to 30 स्टूडेंट्स हुआ करते थे। बट आज के सिनेरियो में देखें तो बोला तो जा रहा है कि फ्रेंडली क्लासरूम्स हैं, बट वो क्लासरूम्स फ्रेंडली नहीं है। एक क्लास में 40 to 50 स्टूडेंट मिनिमम यहाँ पर है। तो टीचर हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा है जितना उसे देना चाहिए। और इस चीज में अगर आप देखें कि पहले जो बैलेंस था, यानी कि टीचर्स को टाइम इसलिए दिया जाता था क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा यू कैन से प्रोफेशन है जिसमें आपको खुद भी बहुत अपने दिमाग को प्रिपेयर करना पड़ता है डेली। तो अगर आपके पास थोड़ा स्पेयर टाइम होगा तब आप सोचेंगे, समझेंगे और अपने को प्लान करेंगे, तो बहुत सारी चीजें रहती थी। इसकी वजह से उनका वर्कलोड उतना नहीं होता था जैसा एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का है। लेकिन मुझे आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय और टीचर्स के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। उन्हें भी वही उसी तरीके का कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में डाला जा रहा है जैसे क्या कहते हैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं। तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए तो सिनेरियो टफ ही रहता है। जी जी बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बोला बिल्कुल सेम चल रहा है। टीचर्स भी एक तरीके से कॉर्पोरेट एम्प्लॉय ही हैं, क्योंकि हम्म। उनके पास भी इतना सारा काम है। अगर हम किसी भी टीचर से पूछें तो ऐसे जनरली मैंने एक टीचर से पूछा कि सर आप अपने आप को टाइम कैसे दे पा रहे हैं, तो वो बोलते हैं मैम टाइम ही नहीं है। अभी हम्म। एग्जाम्स लो, फिर उनको हम अपलोड करते हैं, रजिस्टर्स मेंटेन करो, टीचर्स डायरी मेंटेन करो, बच्चों के एग्जाम लो, मिड टर्म खत्म हुए हैं, फिर दोबारा अगेन यूटी आ गए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ, सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया। तो हमारी पर्सनल लाइफ ही बिल्कुल ऐसी हो चुकी है कि हम उसी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। उस वजह से हम स्ट्रेस्ड आउट हैं, और कई बार जो है हम अपनी चीजों में भी लैक हो रहे हैं। मतलब जो हमें बच्चों को चीजें केटर करनी चाहिए, जो सर्विसेज केटर करनी चाहिए, हम चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम खुद ही इतना एग्जॉस्ट हैं कि हम बच्चे को वो चीजें कैसे कर पाएंगे जब हम ही इतना ओवरबर्डन्ड हैं, हमारी ही मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम बच्चों के उसमें भी लैक हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि टीचर्स के लिए भी साइकोलॉजिस्ट सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि आ, जिस हिसाब से उनका वर्किंग एनवायरनमेंट है, सबसे पहले उनके लिए नीड है। क्योंकि तो अगर वो अपने को इमोशनली स्ट्रेंथन कर पाएंगे तभी वो बच्चों की डिफरेंट डिफिकल्टीज को देख पाएंगे। जी सर बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है। काउंसलर की या साइकोलॉजिस्ट की हम जो भी कहें, उसकी नीड जितनी बच्चों को है उससे ज्यादा नीड कहीं ना कहीं टीचर्स को भी है, क्योंकि टीचर्स के पास स्कूल का भी एक अलग काम है, ऊपर से उनकी भी पर्सनल लाइफ है, जो दोनों वो मर्ज कर चुके हैं, और वो खुद ही इमोशनली ड्रेन्ड है इस टाइम पे। तो उन लोगों को भी अगर एक काउंसलर का सपोर्ट मिलेगा तो वो भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो साइकोलॉजिस्ट की जो जरूरत जितनी बच्चों को है और उतनी ही टीचर्स को भी है। अच्छा, एक बार आप थोड़ा सा थोड़ा आउट, यानी एक तरह से लेआउट थोड़ा ड्रॉ करेंगे, जैसे एक साइकोलॉजिस्ट किसी स्कूल में रहता है, हाउ दे आर बेसिकली सपोर्टिंग डिफरेंट अदर स्टेक होल्डर्स, कैसे कैसे अलग स्टेक होल्डर्स है, जैसे स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, एडमिन स्टाफ हो गया,
इवन पेरेंट्स भी हो गया, तो इन सब के लिए कुछ करते हैं साइकोलॉजिस्ट में, तो किस तरीके का सेटअप होता है? जी सर, साइकोलॉजिस्ट इन लोगों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। वहां पे क्या होता है कि बच्चों के लिए क्लासरूम्स के सेशंस होते हैं अलग अलग, जिसमें हम्म। बच्चों को समझ आए जो भी उनकी, जैसे हम मेंटल हेल्थ पे हम डिस्कस करते हैं, हम सब्सटेंस यूज पे डिस्कस करते हैं। ऐसे ही काफी अलग अलग टॉपिक्स हैं जो बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग है। हम्म। क्लासरूम में उनके साथ डिस्कशन। उसके बाद इंडिविजुअल काउंसलिंग और ग्रुप काउंसलिंग बच्चों के लिए होती है, जिसमें बच्चे अगर कोई ग्रुप में बात करना चाहते हैं तो वो ग्रुप में भी बात कर सकते हैं। और अगर वो इंडिविजुअल काउंसलिंग चाहते हैं, वो काउंसलर के साथ अकेले बैठ के बात करना चाहते हैं, हम्म। तो वो लोग वो भी कर सकते हैं। और यही चीज एडमिन स्टाफ के लिए भी है और टीचर्स के लिए भी है। टीचर्स के लिए भी काउंसलर जो है वो हमेशा अवेलेबल है। जब भी जिस भी टीचर को ये लगता है कि उसे काउंसलर की नीड है, वो काउंसलर के पास आकर बात कर सकते हैं। और काउंसलर से बात करने का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि काउंसलर्स जो हैं उनकी बात जो होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है। वो इस चीज पर बहुत ज्यादा काम करते हैं कि जो बात उन्होंने काउंसलर को बताई है वो सिर्फ काउंसलर तक ही रहेगी, वो बात बाहर नहीं जाएगी। जिससे हम्म। वो लोग भी बहुत फ्रीली काउंसलर के साथ बात कर पाते हैं। और यही होता है कि अगर हम किसी और टीचर से बात करते हैं तो हम्म। टीचर्स के साथ ये वाला इशू आता है कि कहीं हमारी बात बाहर तो नहीं चली जाएगी। हम अपनी हम्म। बात तो शेयर कर देते हैं, बट हम एक अलग ही मेंटल प्रेशर अपने ऊपर और ज्यादा रखते हैं। और यही अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करते हैं तो साइकोलॉजिस्ट के तो प्रॉपर नॉर्म्स ही ये होते हैं कि जो भी उनके साथ बात होगी वो उन्हीं के साथ रहेगी, वो टोटली कॉन्फिडेंशियल रहेगी। और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन रखी जाती है। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट का स्कूल में होना बहुत जरूरी है। यानी एक तरीके से जब टीचर्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, इवन आप जैसे बता रहे हैं कि उसमें आपका सेमिनार्स या फिर वर्कशॉप या कुछ एक्टिविटीज प्लान करते हैं ताकि टीचर अपने को थोड़ा ग्रूम कर सकें उस तरीके का साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए जो बच्चों को चाहिए, इवन अपने लिए भी जो उनको अपनी रिक्वायरमेंट है। और बच्चों के लिए अलग से सेपरेटली आप क्या कहते हैं वर्कशॉप कर रहे हैं या फिर वन टू वन सेशन करेंगे या जो भी है, यू विल ऑल्सो डूइंग विद एडमिन स्टाफ ऑल्सो एंड पेरेंट्स के लिए भी? पेरेंट्स के लिए भी सेम है। अच्छा, पेरेंट्स के लिए भी आप बेसिकली अगर किसी पेरेंट्स की क्वेरी है तो उसको भी जवाब दिया जा सकता है, वो वाली चीजें हैं। ठीक है। पेरेंट्स के लिए सर ये होता है कि टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स रखी जाती हैं, वर्कशॉप्स में उनके लिए एक्टिविटी भी होती हैं। और हम्म। पेरेंट्स के पास जो है साइकोलॉजिस्ट का नंबर भी होता है। अगर ओके। उनको ये लगता है कि उन्हें नीड है कि उन्हें साइकोलॉजिस्ट से बात करनी है, तो वो कॉल करके आ सकते हैं। उनके लिए एक ओके। स्पेसिफिक टाइम पीरियड रखा जाता है कि आप इस टाइम के बीच में आकर आप इंडिविजुअल काउंसलिंग भी ले सकते हैं। ओके। अच्छा, इसमें आज की डेट में एक टर्मिनोलॉजी बड़ी यानी डिस्कस में है, दैट इज हेलीकॉप्टर, क्या कहते हैं, पेरेंटिंग, ये क्या है? सर, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग वो पेरेंटिंग होती है जिसमें पेरेंट ना बच्चे के ऊपर एक तरीके से कहें तो हर चीज में उसको कॉपी करता है। बच्चा जो भी कर रहा है, आपने ये क्यों किया, आप किससे बात कर रहे थे, किसका कॉल आया है। एक तो ये चीज भी देखी जा रही है। दूसरा ये हो रहा है कि बच्चे की हर एक एक्टिविटी पे नजर रखते हैं, जिससे बच्चा जो है जिसको अच्छा नहीं बच्चे को फील होता है, बच्चे को ये होता है कि हमारी तो प्रिवेसी खत्म हो गई। और दूसरा एस्पेक्ट ये है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का कि पेरेंट जो है वो करते हैं कि जो भी मतलब बच्चे को चाहिए वो सब कुछ ला दिया। हम्म। मतलब बच्चे को वो एक एक्सपोजर ही नहीं दे रहे हैं। हम्म। तो ये दो यानी तरीके जैसे की। पहले एक्सेसिव स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग थी, तो उसी का रिवाइज वर्जन हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है कि अब पहले ही होता है कि माँ बाप के हिसाब से बच्चा सब कुछ करेगा, अब बच्चे के हिसाब से माँ बाप सब कुछ कर रहे हैं। हाँ जी जी, बिल्कुल सर। अच्छा, और जैसे लेकिन इसमें तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेशन है। जैसे सपोज कीजिए, जो माँ बाप अपने चाइल्डहुड में जिसने स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग देखी है वो तो अपने बच्चे को के लिए बड़ा लीनियंट होगा, तो बच्चे को सिखाएगा कौन? मतलब तो ऐसे तो टीचर्स का रोल ऐसा हो गया, दैट इज लाइक ए पेरेंट्स, कि बच्चा फिर दोबारा से अगर पेरेंटिंग की बात अगर आइसोलेशन में गया तो दे कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन टीचर इफ देयर द सपोर्ट इज देयर। जी सर, बिल्कुल पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि सब कुछ टीचर ही करेगा। और हम्म। इवन टीचर्स के ऊपर ओवर बर्डन आ जाता है। और इस चीज में टीचर्स एक चीज और फेस करते हैं, वो ये है कि
टीचर्स बच्चे को कुछ कह नहीं सकते। अगर बच्चे ने कुछ गलत किया है और टीचर्स बच्चे को कुछ समझा रहे हैं, तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जो है, वो बच्चा ठीक है और टीचर गलत है। मतलब हम्म। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाने का है, बच्चा टीचर को कुछ नहीं कह सकता। टीचर जो है वो बच्चे को कुछ नहीं कह सकता। हम्म। तो ये लेकिन पेरेंट्स का भी तो है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जब हमने पैसा दे दिया है तो टीचर्स को ही सब कुछ करना चाहिए, हम क्यों क्यों कर रहे हैं। टीचर्स का ये है कि वो बोल रहे हैं कि अब बच्चे का क्या कहते हैं, माँ बाप को भी देखना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो बच्चा बेसिकली इन बिटवीन फंस गया है कि उसको एड्रेस करने के लिए कुछ एक सिस्टम नहीं है कि उसके इमोशनल पॉइंट्स को कैसे एड्रेस किया जाए। जी सर, बिल्कुल। बच्चा भी एक तरीके से फंस चुका है और टीचर्स भी फंस चुके हैं। हम्म। यहाँ पे एक काफी क्योस इस वजह से जो है क्रिएट हो चुका है सबके बीच में, कि किसी को नहीं समझ में आता है कि क्या किया जाए। हम्म। पेरेंट्स सोचते हैं कि सब कुछ टीचर करेगा, और टीचर को ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट पेरेंट्स का भी होना चाहिए। बच्चा सिर्फ स्कूल में हमारे पास 6 घंटे रहता है, हम्म। बाकी का टाइम वो पेरेंट्स के साथ ही रहता है। बट पेरेंट्स को ये होता है कि जैसे कि आपने बोला कि हमने फीस पे कर दिया है, तो अब सब कुछ टीचर ही करे, और टीचर ही उसका एक सेकंड पेरेंट हो गया स्कूल में। इवन कई बार क्या होता है कि टीचर्स के पास ही कॉल आता है, बच्चा खाना नहीं खा रहा मैम, बच्चा खाना नहीं खा रहा, देख लीजिए। हम्म। इससे मुझे फनी इंसिडेंट याद आया। जैसे कि हम्म। अभी ना रामलीला आने वाली है। मेरे साथ वो एक बच्चे का कॉल आया, उसके पेरेंट का कॉल आया। वो कहते हैं कि मैम, हमारा बच्चा ना रामलीला नहीं देखने जाना चाहता, आप उससे बात कीजिए। तो हम्म। मैंने बोला, बेटा आप क्यों नहीं जा रहे हैं? तो बच्चा हम्म। कहता मैम, मैं रावण जी को जलते हुए नहीं देख सकता, ये क्या बात कर रहे हैं। हम्म। ये चीजें भी हमें ही उन्हें समझानी पड़ रही है कि हम्म। आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, खाना खा लीजिए या कुछ कर लीजिए। तो हम्म। parents इस चीज के लिए भी टोटली टीचर पर डिपेंड हो चुके हैं। तो बेसिकली ये जो पूरे यानी डिस्कशन का अगर थोड़ा सा कंक्लूजन निकालना चाहें, उसको आप करेक्ट करिएगा कि मेरे कहने का मतलब है जो स्कूल, पेरेंट्स, टीचर्स, इन तीनों चीजों के बीच में अगर कॉम्बिनेशन करें तो एक मेंटल हेल्थ का जो पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट हर चीज के लिए सॉल्यूशन दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि साइकोलॉजिस्ट एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं ताकि ये तीनों स्टेक होल्डर्स एक दूसरे के बीच में क्या बुनियादी डिस्कशंस होनी चाहिए वो डिस्कशन कर सकें और एक बेसिकली एक तरीका निकाल सकें एक दूसरे के साथ काम करने का, मुझे लगता है। जी सर, बिल्कुल। जो साइकोलॉजिस्ट है वो इन तीनों के बीच में एक ब्रिज का काम कर सकता है, हम्म। कि सब एक एक अलग अलग अपना ड्यूटीज को समझें, और सबकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे, और जो जो कंसर्न्स हैं उसको एक साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से देख सकता है। इवन एक साइकोलॉजिस्ट ऐसी एक ब्रिज है जो, मतलब एक तरीके से हम उसको बैकबोन भी बोल सकते हैं। हम्म। साइकोलॉजिस्ट एक स्कूल की बैकबोन है। अगर साइकोलॉजिस्ट वहां पे ठीक रहेगा और अपने काम को और अपनी सर्विसेज को अच्छे से केटर कर पाएगा, तो सारी चीजें बहुत इजीली हो जाएंगी और स्मूथ वे में चीजें ठीक होती आएंगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एक स्मूथ फ्लो में चीजें ठीक हो जाएंगी। करेक्ट। तो मुझे लगा कि आई थिंक आज की जो डिस्कशन थी बहुत इनिशियल डिस्कशन है। तमन्ना ने बहुत एक तरह से मोटा मोटा या मेन पॉइंट्स हाईलाइट करने की कोशिश करी जो स्कूल, पेरेंट्स और टीचर के बीच में आज की डेट में बच्चा फंस गया है, उसको किस तरीके से सपोर्ट किया जा सकता है, मेंटल हेल्थ के टॉपिक में कैसे बात की जा सकती है। इसी डिस्कशंस को हम लोग कुछ स्पेसिफिक टॉपिक में फर्दर लेके आएंगे, कुछ और डिटेल डिस्कशन में, कुछ बेटर यू कैन से यूजर स्टोरीज के साथ में जो आपको कोरिलेट कर सकें। तो तमन्ना, मुझे लगता है कि आज का सेशन लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। जी सर, बिल्कुल। तो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ और स्कूल्स की इश्यूज या पेरेंट्स और टीचर की इश्यूज फर्दर लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू तमन्ना। थैंक यू थैंक एवरीवन। यू सर।